हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं गीता आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। सबसे पहले है CAQM, जो कि आपका कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इन्होंने रिव्यू किया है मल्टी सेक्टोरल एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन मेजर्स विद हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट। तो देखिए, हमें पता है कि जैसे ही पैडी स्टबल का देखिए जलाने का सीज़न आएगा, जिसे पराली जलाना भी बोलते हैं फेमसली, इस तरफ आप उसी नाम से शायद जानते होंगे। तो पराली जलाई जाती है और उससे जो हरियाणा, पंजाब या दिल्ली का हमें पता है AQI बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है। तो उसके लिए CAQM की मीटिंगें हुई है और उन्होंने रिव्यू किया है कि 2025 का एक्शन प्लान क्या रहेगा इन दोनों स्टेट्स का, कि जो पराली है उसको इन सीटू प्रैक्टिसेस से कैसे उसका जलाना काम किया जाएगा। इन सीटू होता है जो फील्ड में ही पराली को रखा जाता है और उसे यूज़ किया जाता है फील्ड्स की, जो आपके लैंड है उसके न्यूट्रिएंट ये सब बढ़ाने के लिए। और XC2 यूजेस भी उसके किए जाते हैं। ऑफ साइट पराली ली जाती है, फार्मर से ख़रीदी जाती है, उससे बायोमास प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। तो और उन्होंने बायोमास को फायरिंग टारगेट्स पर भी बात की। जो आप थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, जो कोल यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी आपकी पैदा करते हैं, उनको 5% मिनिमम 5% बायोमास यूज़ करना होता है अलॉन्ग विथ कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देन रोड डस्ट मिटिगेशन पर इन्होंने बात की और व्हीकुलर एमिशन कंट्रोल मेजर्स पर भी बात की। आप आजकल देख ही रहे हैं कि दिल्ली में जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं उनको फेज़ आउट करने के लिए कितनी ज़्यादा वो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स कितने ज़्यादा हैं। सिमिलरली हम लोग ई मोबिलिटी स्कीम के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसमें इंटरसिटी बसेस को भी इलेक्ट्रिक बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत स्टेप्स लिए जा रहे हैं और CAQM ने इसी पर बात की। अब CAQM आपका क्या है? CAQM है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दी नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज़। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी ये एक्ट से बनी है। CAQM एक्ट 2021 में पास हुआ था। तो इसने पहले EPCA करके ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसको रिप्लेस किया था और अब CAQM बन चुकी है। बेसिकली देखिए, डेली NCR पे हमें भी पता है कि अभी जैसे आपका आगे आगे टाइम बढ़ेगा, सर्दियों से जो पहले का टाइम होता है बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, थिक लेयर हो जाती है पॉल्यूशन की, स्मॉग इतना हो जाता है। तो उसको एड्रेस करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। बेसिकली दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, जहाँ पर भी हमें पता है कि AQI बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ये एपेक्स अथॉरिटी है टू एनफोर्स एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, जो और ये अदर एजेंसीज़ को कोई भी इसी फील्ड में उसको सुपरसीड कर सकती है। इनके पावर्स और फंक्शंस हैं कि ये स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस दे सकती हैं सरकारों को, इंडस्ट्रीज़ को और इंडिविजुअल्स को। मतलब देखिए, इनको पावर ये दी गई है। एंड अगर कोई वायलेशन करता है कोई भी इनमें से, तो वो फाइन भी लगा सकती हैं अप टू 1 करोड़ रुपीज़, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू एंड और इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स। और देखिए, इन सीटू, XC2 जो भी आपका रेजिड्यू मैनेजमेंट है, व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन, जिससे भी ये पॉल्यूशन होता है उस सब को ये ओवरसी करती है CAQM। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ देखिए ये सपोर्ट भी लेती है। CPCB हो गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ISRO, IITs, नीति आयोग। तो देखिए, हम जो अब सोसाइटी में रहते हैं ना, हम एक पार्टी अकेले काम नहीं कर सकती, आपको बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका है, ये इन्फोर्स करती है इमरजेंसी मेजर्स फ्रॉम द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP ड्यूरिंग स्मॉग एपिसोड्स। आपने सुना भी होगा, जब स्मॉग आती है दिल्ली में तो हम कहते हैं GRAP ग्राफ आपका लग गया है, वो एक्शन प्लान होता है बेसिकली। अभी रिसेंटली CAQM ने क्या क्या ऑर्डर्स पास किए हैं, तो इन्होंने एक लैंडफिल फायर प्रिवेंशन पास किया था ऑर्डर, जिसमें CCTV इंस्टॉल करने को कहा गए थे, मीथेन डिटेक्टर्स, बायो माइनिंग एट द डंप साइट्स एंड मैंडेटेड बायोमास पैलेट्स यूज टारगेट्स। तो ये टारगेट ये कहते हैं कि 20% बाय नवंबर 2025 करना है और हम नवंबर 2028 तक इसे 50% लेकर जाएंगे। क्योंकि देखिए, बायोमास ना एक तरह से क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको कहीं ना कहीं ये बढ़ावा दे रहे हैं। देन स्टबल बर्न इन्फोर्समेंट पर भी ये काम कर रहे हैं। पराली प्रोटेक्शन फोर्सेस एडवाइस करी हैं CAQM ने कि जिससे इस बार जो पराली की वजह से पॉल्यूशन होता है उसे कम किया जा सके। और इन्हें मंथली रिपोर्ट भी लेनी होती है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स।
और GRAP स्टेज 1 को भी लागू किया है इन्होंने। दे रीइंस्टेटेड पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स अक्रॉस NCR अहेड ऑफ AQI स्पाइक्स। तो आप देखो AQI बढ़ने से पहले ही CAQM अपने सारे स्टेप्स ले रहा है। नेक्स्ट है ब्रिक्स सेशंस। तो इस बार वाला 2025 का ये रियो डे जेनेरो में हुआ है, ब्राज़ील में, क्योंकि इस साल जो चेयर है वो ब्राज़ील के पास है ब्रिक्स की। तो 3 सेशन हुए हैं इस बार रियो डे जेनेरो में ही, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे काफ़ी देखिए अपने रखे भी हैं विचार, आपने सुना भी होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। सबसे पहला सेशन हुआ था सेशन ऑन रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एंड पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि UNSC, IMF, वर्ल्ड बैंक, क्योंकि देखिए ये अभी भी ना ये बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, इनमें 21st सेंचुरी रिलेटेड अभी तक डेवलपमेंट्स जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई हैं। और उन्होंने टेररिज्म पर भी बात की, क्योंकि देखिए हमारा जैसे कंट्री में अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक हुआ था, तो उन्होंने कहा कि देखिए ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है, तो इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए वर्ल्ड ओवर, और इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। देन सेशन हुआ सेशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल अफेयर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें उन्होंने 4 की इनिशिएटिव्स पे बात की कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स का बैंक है, उससे अपने प्रोजेक्ट्स को अलाइन करना चाहिए विद डिमांड ड्रिवन सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, एंड एस्टैब्लिश होना चाहिए एक साइंस एंड रिसर्च रिपोजिटरी फॉर द ग्लोबल साउथ, एंड सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल AI गवर्नेंस वाइल फॉस्टरिंग इनोवेशन। और थर्ड सेशन जिसमें उन्होंने पार्ट लिया वो है सेशन ऑन एनवायरनमेंट, COP30 एंड ग्लोबल हेल्थ, इसके बारे में बात हुई। तो ब्राज़ील के पास देखिए अभी चेयरमैनशिप है, और अभी इस एक और बात जो ज़रूरी आपको जाननी है कि अभी COP30 होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 30, और ये भी ब्राज़ील में ही होगी। तो आप देखिए ब्रिक्स की चेयर भी ब्राज़ील में है, COP30 भी ब्राज़ील में होगा। तो ब्राज़ील इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम क्लाइमेट के रिगार्डिंग बात करें। और देखिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री गए, अभी हमने पीछे भी बात की थी, वो त्रिनिडाड एंड टोबैगो गए थे, उन्हें अवार्ड्स भी वहाँ के दिए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी को की टू द सिटी ऑफ ब्यूनोस एयरेस भी दिया गया है। इट सिंपलाइजेज फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट, एंड ये है हाईएस्ट नेशनल ऑनर ऑफ ब्राज़ील, जो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस है, वो भी उन्हें दिया गया है। तो ये 2 हो गए। और तीसरा हमारे प्रधानमंत्री जी को वो नामिबिया गए थे, वहाँ का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, जो है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविशिया मिराबिलिस। तो वो फर्स्ट इंडियन लीडर बने हैं जिन्हें ये नामिबिया का अवार्ड मिला है। तो आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से उन्हें अवार्ड्स मिले हैं, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो हम ब्रिक्स के बारे में बात देख लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है। तो ये मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले ये 5 होती थी, तभी इसका नाम ब्रिक्स था, लेकिन अब इसमें और कंट्रीज़ इंक्लूड हो चुकी हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अभी सबसे न्यूएस्ट मेंबर है जो 2025 में ऐड हुआ है। इसका हेडक्वार्टर परमानेंट नहीं होता है, सेक्रेटरीट एनुअली रोटेट करता है। जैसे अभी 2025 की चेयर ब्राज़ील के पास है और अगले साल चेयर इंडिया के पास आ जाएगी। तो आप देखेंगे ब्रिक्स के सारे सेशन इंडिया में होंगे अगले साल। देन ब्रिक्स के अंडर जो की इंस्टीट्यूशंस हैं वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। वो बनाया गया था जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो भी ब्रिक्स नेशंस में होंगे या अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसके लिए वो लोन्स प्रोवाइड करता है। और ब्रिक प्लस मेंबर्स भी जो हैं वो सारे इसके शेयर होल्डर्स हैं। और NDB देखिए जैसे हमने कहा डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी देता है, जो नॉन ब्रिक कंट्रीज़ होंगी उसको भी ये लोन दे सकता है। देन कॉन्टेंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, एक ये ब्रिक्स के अंडर एक रिजर्व पूल है ऑफ $100 बिलियन टू सपोर्ट मेंबर्स ड्यूरिंग करेंसी क्राइसिस। देन ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल एंड थिंक टैंक काउंसिल है विच एनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर एंड रिसर्च कॉपरेशन। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल बायो बैंक एंड द लॉन्गिट्यूडनल पॉपुलेशन स्टडी इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट CSIR IGIB। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, और ये CSIR IGIB के फैसिलिटी में बना है इन दिल्ली। तो ये जो है ये देखिए बेसिकली जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटा स्टडी हम निकालेंगे
उसका बैकबोन रहेगा ये नेशनल बायो बैंक। वहीं पे ये सारा देखिए जो भी हेल्थ स्टडी का डेटा होगा, जो भी स्टोरेज करनी होगी वो इसी नेशनल बायो बैंक में की जाएगी। इसके अंदर 10,000 इंडिविजुअल्स को ऑल ओवर हमारी जो कंट्री है, डिफरेंट जोग्राफिक, एथनिक, सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, हर डाइवर्सिटी से 10,000 इंडिविजुअल्स इन टोटल लिए जाएंगे। उनका जेनोमिक, लाइफस्टाइल और क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको स्टडी किया जाएगा। क्योंकि देखिए हर आप कोई भी इंडिया का स्टेट लेंगे, अलग अलग वेदर कंडीशंस है, सब कुछ अलग है, खाना अलग तरीके का खाते हैं, तो हर किसी के लिए सेम दवाइयाँ, हर किसी के लिए सेम देखिए हेल्थ केयर स्ट्रैटेजीज़ यूज़ नहीं हो सकती है। तो इसलिए इंडिया ये एक रिपोजिटरी बनाएगा कि जिसमें हर एक अलग अलग डाइवर्सिटी के इंसान का पूरा जीनोमिक डेटा, डीएनए डेटा स्टोर होगा। और इसकी इंस्पिरेशन आई है फ्रॉम यूके बायो बैंक एंड बट देखिए इंस्पिरेशन है, लेकिन इंडिया में टेलर किया जाएगा ये डेटा कलेक्शन एज़ पर आर यूनिक नीड्स, क्योंकि देखिए हर कंट्री अपना अलग होता है। अब यूके में इतनी ओबेसिटी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है, तो वही है कि वहाँ के डिजीज़ का अलग होगा, हमारा अलग होगा, तो हमें अपने लिए अलग से एक प्लान बनाना पड़ेगा। फिनोम इंडिया एंड बायो बैंक विजन क्या है? ये एक नेशन वाइड हेल्थ कोहोर्ट इनिशिएटिव है जिसे CSIR ने लॉन्च किया है। इसमें स्टडी किया जाएगा जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, ये सब मिलके कैसे डिजीज़ पैटर्न्स को इफ़ेक्ट करते हैं इंडियन पॉपुलेशन में। इसमें डिटेल्ड क्लिनिकल एंड मॉलिक्यूलर डेटा कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम 10,000 इंडिविजुअल्स और इंडिया स्पेसिफिक रिस्क मॉडल्स क्रिएट किए जाएंगे अलग अलग, क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़, आजकल आप देख भी रहे हैं कि कितने ज़्यादा यंग लोगों को कार्डियक अरेस्ट आने लग गए हैं। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एकदम से हम देख रहे हैं कि कितने कितने चेंजेस आ रहे हैं, इन सबका रीज़न क्या है। और ये प्रोजेक्ट है, ये एम करता है टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव बायो बैंक टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म हेल्थ रिसर्च, और इसी बायो बैंक का नाम है फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, जो दिल्ली में बनाया गया है। बेसिकली इसमें देखिए अर्ली डायग्नोसिस, टारगेटेड थेरेपीज़, AI ड्रिवन, जीन गाइडेड ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये आगे जाके हमें हेल्प करेगी ये स्टडी। नेक्स्ट है जापान कोस्ट गार्ड शिप इत्सुकुशिमा अराइव्स इन चेन्नई टू स्ट्रेंथन इंडिया जापान मैरीटाइम टाइज। तो ये जापान का जो कोस्ट गार्ड शिप है ये चेन्नई में 7 जुलाई को आया एज पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल ओशन वॉयज ट्रेनिंग, और इंडिया जापान मैरीटाइम कॉपरेशन को भी रीइंफोर्स करना है अंडर 2006 MOC जो उन्होंने साइन की थी। और देखिए ये विज़िट हमारी जॉइंट सी एक्सरसाइज भी है जापान के साथ, जिसका नाम है एक्सरसाइज जामाता, जिसका मतलब होता है सी यू लेटर। उसके लिए भी जापान कोस्ट गार्ड शिप इंडिया में आया है। और देखिए इंडिया जापान की बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, आपको एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो आपको सारे पते होनी चाहिए जो जो इम्पोर्टेंट हैं। अभी तो लेटेस्ट एक्सरसाइज जामाता है जो 7 जुलाई 2025 को हुई है। और जो एक्सरसाइजेज हैं वो है जिमेक्स इज़ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो 2012 से शुरू हुई थी। इसका लेटेस्ट 8th एडिशन हुआ था जिमेक्स 24 इन Feb 2025, ये योकोशुका जापान में हुआ था। देन मालाबार है, ये ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया जापान USA की, और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया था फ्रॉम 2020। इसका 28th एडिशन हुआ था अक्टूबर 2024 में इन विशाखापट्टनम। देन वीर गार्डियन है, ये बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। फर्स्ट एवर जॉइंट एयर कॉम्बैट ड्रिल्स हुई थी 2023 में जापान में। धर्मा गार्डियन है, ये बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है लैंड ऑपरेशंस के लिए बेसिकली इंडिया और जापान के बीच में, और इसका 6th एडिशन हुआ था मार्च 2025 में जापान में। नेक्स्ट आपकी है इंडिया टारगेट्स $300 बिलियन बायो इकोनॉमी बाय 2030। तो ये भी हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अनवील किया है एट वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे। वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे आपका 7 जुलाई को मनाया जाता है, और 2025 की थीम थी द बायो E3 वे। बायो E3 का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, और इस डे को 2021 में शुरू किया गया था मनाना, और इसे इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड बायो इकोनॉमी फोरम ने। तो देखिए इसी दिवस पर हमारे जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उन्होंने बात की है कि इंडिया 300 बिलियन बायो इकोनॉमी का विजन रखता है बाय 2030।
और अभी हम लोग 165.7 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हमारी बायो इकोनॉमी है इन 2024। तो हम चाहते हैं कि ये सेक्टर जो है इसे हम बढ़ाया जाएं और ये 18% का हम चाहते हैं इसका ग्रोथ रेट आए हर साल। इसके लिए देखिए बहुत सारे पॉलिसी पुश भी लिए गए हैं, उसकी वजह से जो स्टार्टअप्स के नंबर भी हैं, पहले 50 होते थे बायो इकोनॉमी में रिलेटेड स्टार्टअप्स, अब वो बढ़ के 11,000 हो चुके हैं। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी या बायो इकोनॉमी क्या है, हमने वैसे पहले भी अपनी क्लासेस में बात की है। कोई भी आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इन सब की नॉलेज जो भी हमें है इनके बारे में, इन सबको यूज़ करके हम किसी भी, चाहे फूड सेक्टर में, कोई मटेरियल्स में, किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं तो वह हमारी बायो इकोनॉमी बन जाती है, बायो इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। इसके लिए देखिए बायो एआई हब्स बनाए गए हैं, बायो फाउंड्रीज़ हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री कर रही है। इवन कि बायो प्रोडक्ट्स को लाइवलीहुड से भी लिंक किया जा रहा है, जैसे कि बायो डिग्रेडेबल पैकेजिंग, इको फ्रेंडली पर्सनल केयर, रूरल ग्रीन जॉब्स, इन सब पर भी फोकस हमारी कंट्री कर रही है। देन नेक्स्ट है नीति आयोग रिलीजेस सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स, और ये 23-24 के पीरियड के लिए इन्होंने रिलीज़ की है। तो मैं हाइलाइट्स बता देती हूँ आपको इस रिपोर्ट के। 85% डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, उन्हें फ्रंट रनर स्टेटस मिला है। फ्रंट रनर वो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं जो 65 to 99 के बीच में आपके स्कोर करती हैं इस इंडेक्स में। तो टोटल ऑफ 121 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 8 स्टेट्स, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा रहे हैं। इन्हें असेस किया गया है क्रॉस 84 इंडिकेटर्स, और आपके एसडीजीज 15 हैं उसमें। तो 15 एसडीजीज हैं, उसमें 84 इंडिकेटर्स देखिए ब्रॉड ब्रॉड बनाए गए हैं और उन पे इंडेक्स में जज किया जाता है। और टॉप एंड बॉटम परफॉर्मर्स कौन रहे हैं, तो हनाथियल मिज़ोरम में है, इसको हाईएस्ट कंपोजिट स्कोर मिला है 81.43 का रीजन में। एंड चंपाई मिज़ोरम में, गोमती त्रिपुरा में, वेस्ट त्रिपुरा एंड मोकोचंग नागालैंड में ये टॉप रैंक्स में रहे हैं, तो टॉप 5 हो गए हैं आपके। लोएस्ट स्कोरिंग रहा है लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश में, जिसे 58.71 का स्कोर मिला है। स्टेट लेवल में फ्रंट रनर स्टेट्स रहे हैं मिज़ोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा। एंड सिक्किम जो है उसने देखिए बहुत अच्छा इस पूरे इंडेक्स में परफॉर्म किया है, और त्रिपुरा ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शो की है। देन सेक्टर वाइज अगर हम एसडीजीज़ की बात करें तो एसडीजी 3 आपका हेल्थ रिलेटेड है और एसडीजी 2 आपका ज़ीरो हंगर रिलेटेड है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स देखी गई हैं, जिसमें 93 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 5 स्टेट्स उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है इन दोनों गोल्स में। एंड देखिए स्लोअर प्रोग्रेस भी रही है, वो रही है एसडीजी 7 में जो क्लीन एनर्जी रिलेटेड है, एसडीजी 10 जो कि आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ रिलेटेड है, एंड एसडीजी 12 जो आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन रिलेटेड है। तो ये जो है ये आपके लैग्ड बिहाइंड रहे हैं इस इंडेक्स में। नेक्स्ट है आईएसए। तो आईएसए आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसका 7th रीजनल कमेटी मीटिंग हुआ है फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन। आईएस की ये मीटिंग कोलंबो श्रीलंका में होगी 15 to 7 जुलाई 2025, और थीम रहेगा एडवांसिंग सोलर कॉपरेशन अक्रॉस अ रीजन ऑफ डाइवर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो आईएसए के बारे में जान लेते हैं। इससे इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 इन पेरिस 2015, और ट्रीटी उसी टाइम इन्होंने ओपन की थी फॉर सिग्नेचर्स इन मेराकेश 2016। हेडक्वार्टर है आईएसए का गुरुग्राम हरियाणा में, और ये एक फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और कहीं ना कहीं हम ही ने इसका आइडिया देखिए सीओपी में लेकर भी आए थे इंडिया फ्रांस के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अभी 123 सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं और 120+ मेंबर्स हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल और नॉन ट्रॉपिकल दोनों स्टेट्स इसमें हैं। ऐसा नहीं है कि इक्वेटर के पास ही ज़्यादा सन एनर्जी मिलती है तो वहीं है, इवन कि नॉन ट्रॉपिकल स्टेट्स भी इसके सिग्नेटरी हैं। मिशन क्या क्या है आईएसए का, तो ये सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट को ग्लोबली स्केल करना चाहते हैं, और US $1 ट्रिलियन को मोबिलाइज करना चाहते हैं जिससे वो सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट की जा सके, और 1000 गीगावाट इंस्टॉल किया जा सके सोलर कैपेसिटी बाय 2030।
और देखिए इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो एनर्जी है बना तो रहे हैं, लेकिन सोलर एनर्जी को अफोर्डेबल भी रखना है। बहुत सारे जो हमारे सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, हर किसी के लिए इसे अफोर्डेबल रखना भी कहीं ना कहीं ISA का मिशन है। एंड देखिए ISA का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, जिसमें रीजनल ग्रिड्स बनाई जाएंगी, इंटरकनेक्टेड रीजनल ग्रिड्स बनाई जाएंगी आपके एशिया, अफ्रीका और उसके बाद वाले कंट्रीज़ में। और इसे इंडिया, फ्रांस, UK और बहुत सारे ISA मेंबर्स एंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रॉपिकल स्टेट्स, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलेगी तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, और उसका बेनिफिट इस ग्रिड के थ्रू हम लोग नॉन ट्रॉपिकल या जो इक्वेटर से दूर हैं उन कंट्रीज़ को भी दे पाएंगे। और क्लीन एनर्जी है तो ये हमारे कहीं ना कहीं जो हमारे चाहे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की बात करूँ, जैसे नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स थे, तो हर कंट्री का अपना अपना कमिटमेंट है, उनको भी ये फुलफ़िल करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है 9th OPEC इंटरनेशनल सेमिनार। तो इंडिया ने इसमें पार्ट लिया है, ये 9 to 10 जुलाई को हुआ था वियना में। इसमें हमारे ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने पार्ट लिया है, और इसमें जो इंडिया की एक्सप्लोरेशन विजन है एंड एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी उसके बारे में इन्होंने इस पर बात की थी। तो यहाँ हम जान लेते हैं OPEC क्या है। OPEC है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रेड ब्लॉक है जिसे बगदाद में बनाया गया था इन सितंबर 1960। और इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। ये बेसिकली देखिए क्योंकि ये ब्लॉक बहुत बड़ा, हम आगे बढ़ेंगे भी कि ऑयल सप्लाई को 40% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो इनका मिशन है कि जो भी ऑयल पॉलिसीज़ हैं वो ये आपस में कोऑर्डिनेट करें, जिससे मार्केट स्टेबलाइज्ड रहे, प्राइसेस फेयर रहें प्रोड्यूसर्स के लिए। इन सब चीज़ों पर ये बात करते हैं। जो मेंबर्स हैं ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन अब करंटली इसके 12 फुल टाइम मेंबर्स हैं। उसके बाद अल्जीरिया, UAE, नाइजीरिया, लिबिया, इक्वाडोर, गैबन एंड इक्वेटोरियल गिनिया ने भी इसमें मेंबरशिप ले ली है। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था। एक OPEC प्लस भी इन्होंने बनाया है, एक्सटेंडेड ग्रुपिंग है जिसमें नॉन OPEC प्रोड्यूसर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि रशिया। इसे 2016 में इन्होंने बनाया था। OPEC क्यों, देखिए इसका इन्फ्लुएंस क्या है हमारे वर्ल्ड ओवर, क्योंकि इसके मेंबर्स 40% ऑफ ग्लोबल सप्लाई और 80% ऑफ प्रूवन रिजर्व्स कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट पावर है प्राइजेस के ऊपर इस ब्लॉक के पास। और OPEC की देखिए जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट भी हो रही है रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि उन्हें कंपटीशन है नॉन OPEC प्रोड्यूसर्स से, जैसे कि US का शेल है। क्योंकि देखिए वो अपनी प्राइसेस अगर स्टेबल रखना भी चाहें, अगर कोई और कंट्री अपनी प्राइसेस को कम कर देगी तो ऑब्वियसली जो भी नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वो वहाँ से लेना प्रेफर करेंगी। देन रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं रिलेटेड टू ग्लोबल आउटलुक। तो OPEC एक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक निकालती है। इन्होंने वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2025 में प्रोजेक्ट किया है, जो लॉन्ग टर्म डिमांड ग्रोथ है उसको, कि ये राइज होगी फ्रॉम 1.5 मिलियन BPD इन 2025 BPDs बैरल्स पर डे टू 111.6 मिलियन BPD बाय 2029। और ये डिमांड ज़्यादा एशिया से आएगी, और एशिया में भी स्पेशली इंडिया से। नेक्स्ट है 25 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। अलॉन्ग विद दैट किसान क्रेडिट कार्ड भी बहुत ज़्यादा वाइडर क्रेडिट एक्सेस दे रहे हैं हमारी कंट्री में। तो हम देख लेते हैं स्कीम्स क्या हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम आपकी 19 Feb 2015 को लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। इसमें जो सॉइल के सैंपल्स होते हैं उनको 12 न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट किया जाता है, और अकॉर्डिंगली कार्ड्स इशू किए जाते हैं हर फार्मर को कि क्या रिकमेंडेशन है, उन्हें कितना फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, कितना पेस्टिसाइड डालना चाहिए, कौन सी क्रॉप्स है जो उन्हें लगानी चाहिए। और ये हर 3 साल के बाद वो अपना सॉइल कार्ड बनवा सकते हैं, नया वो टेस्ट नए करते हैं। एंड इनिशियली इसने 14 करोड़ फार्मर्स को टारगेट किया था स्कीम ने। करंटली ये 25 करोड़ कार्ड्स बांट चुकी है। नेक्स्ट स्कीम जिसके बारे में बात की थी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी ने, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो इस स्कीम को अगस्त 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसे नाबार्ड इम्प्लीमेंट करती है।
लेटर इसको फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में भी एक्सटेंड कर दिया गया था 2019 में। तो ये जो है स्कीम, इसमें शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स दिए जाते हैं और टर्म लोन्स भी दिए जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि आपको ट्रैक्टर ख़रीदना है, बड़ी बड़ी कोई मशीन्स ख़रीदनी है। और फंड्स जो हैं वो इस कार्ड्स के थ्रू कहीं पे भी बैंक में जाकर, एटीएम्स में, पीओएस में किसान क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके फार्मर्स निकलवा सकते हैं। इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है उन्हें, 50,000 अगर डेथ या डिसेबिलिटी हो जाए, 25,000 किसी और रिस्क के लिए, और जो प्रीमियम है उसे बैंक और बोरोवर 2:1 की रेशो में शेयर करता है। वैलिडिटी रहती है किसान क्रेडिट कार्ड की 5 ईयर्स की, जो आप 3 साल से और आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली देखिए, स्कीम को लाया गया था जिससे जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स हैं उन पर किसान जो हमारे डिपेंडेंट हैं वो कम की जा सके, क्योंकि देखिए वो लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिडेंट इंटरेस्ट रेट्स उनसे लगाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से ही रिलेटेड आरबीआई का मास्टर सर्कुलर आया था 3 जुलाई 2017 को, और इसमें उन्होंने केसीसी रिलेटेड सारी गाइडलाइंस दी थी अप टू जून 2017। एंड ये सारे के सारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव सब पे अप्लाई करती थी। इसमें एलिजिबल कौन कौन था केसीसी के लिए? ओनर कल्टीवेटर्स, टेनेंट फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स और ओरल लेसीज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स। हम लोगों ने एसएचजीज, जीएलजीज, इन सब के बारे में मेरी क्लासेस में हमने डिटेल में बात की हुई है। क्रेडिट लिमिट कैसे कैलकुलेट होती है? तो ये डिस्ट्रिक्ट, देखिए हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग फाइनेंस लेवल रहता है। फॉर द क्रॉप प्लस उसमें करते हैं 10% फॉर पोस्ट हार्वेस्ट और या पोस्ट कंजप्शन है कोई पोस्ट हार्वेस्ट कंजप्शन, 20% फॉर एसेट मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस कंपोनेंट्स। इन सबको ऐड करके डिसाइड किया जाता है क्रेडिट लिमिट क्या रहेगी, और एनुअली उसे एस्केलेट भी किया जाता है 10% इन सक्सेसिव ईयर्स प्लस सेपरेट टर्म लोन लिमिट्स। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू किए जाते हैं, उनमें ईएमवी चिप भी रहती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप, पिन बन सकता है उसका, और एटीएम में भी उसे यूज़ किया जा सकता है, यूआईडी में भी यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत सारी सर्विसेज भी देखिए, जस्ट लाइक जैसे नॉर्मल खाता होता है ना, उसमें जो रहती हैं वो सब केसीसी में मिलती हैं। देन आरबीआई ने 24-25 में एक सर्कुलर निकाला था, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें भी उन्होंने केसीसी के बारे में बात की थी। ये 6 अगस्त 2024 को आरबीआई ने नोटिफाई की थी स्कीम, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। अभी भी लेटेस्ट सर्कुलर यही है, इसके बाद अभी कुछ भी आरबीआई ने निकाला नहीं है। इसमें उन्होंने जो लेंडिंग रेट है उसे 7% कर दिया था ऑन केसीसी लोन्स अप टू ₹3 लाख, और इसमें बैंक्स जो हैं उनको 1.5% सबवेंशन देगा आरबीआई। और देखिए, अगर कोई बहुत जल्दी रीपेमेंट कर देता है तो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट के इंसेंटिव की भी बात की गई थी कि एक्स्ट्रा 3% रिबेट की दी जाएगी फॉर टाइमली रीपेमेंट। तो उसमें क्या होगा, 7% पे 3% लगी तो 4% ही देना रहेगा। एलाइड एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, बी कीपिंग, इस 3 लाख की लिमिट में। एंड वेयर हाउसेज पे भी अगर कोई स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जो अप टू 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड्स आपकी कल्टिवेट करते हैं, उन्हें भी सबवेंशन मिलेगी फॉर अप टू 6 मंथ्स पोस्ट हार्वेस्ट ऑन प्रोड्यूस स्टोर्ड अंडर एक्रेटेड रिसीट्स। तो रिसीट्स मिलती हैं वेयर हाउसेज से, वो अगर वो प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें 6 महीने का और ज़्यादा सबवेंशन मिल जाएगा। एंड कैलेमिटी से भी रिलेटेड देखिए, इसमें रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर कोई भी कैलेमिटी हो जाती है तो ये 1 ईयर और एक्सटेंड किया जाता है। अगर एक्सट्रीम केसेस हैं तो उसमें 3 ईयर्स तक रिलैक्सेशन दी जाएगी। आधार लिंकेज इसमें मैंडेटरी है, और बैंक्स को सबवेंशन क्लेम डालने होते हैं थ्रू किसान ऋण पोर्टल। देन कोलेटरल फ्री लोन एनहांसमेंट स्कीम भी आरबीआई लेके आया था, ये 1 जनवरी 2025 से इफेक्टिव थी। इसमें आरबीआई ने जो कोलेटरल फ्री केसीसी लोन लिमिट है उसे 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। कोलेटरल यानी कि जिसमें कुछ भी उन्हें गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लैंड वगैरह। तो इससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बहुत बेनिफिट हुआ है। नेक्स्ट है सेंटर ग्रांट सेक्शन 54 EC टैक्स बेनिफिट टू आयरेडा बॉन्ड्स। तो हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिक्लेयर किया है कि जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड अपने जो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स निकालेगा उसे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो भी उनमें इन्वेस्ट करते हैं उन इन्वेस्टर्स को, अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये 9 जुलाई 2025 से इफ़ेक्टिव होगा।
जो उस डेट को या फिर उसके बाद अब जो भी बॉन्ड्स आईरेडा निकालेगा अंडर लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट, उन सब पर ये बेनिफिट मिलेगा। और ये जो बॉन्ड्स हैं ये रिडीमेबल होने चाहिए आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स के लिए लॉक इन पीरियड रहेगा इन बॉन्ड्स में। तो इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को अप टू ₹50 लाख इसमें उनको बेनिफिट मिल सकता है, आईरेडा बॉन्ड्स में वो डालेंगे। अब देखिए क्यों किया गया है, आईरेडा बॉन्ड्स में अगर पैसा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लगेगा। अब उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट फ़्लो होएगी, लोगों को इन्वेस्टमेंट फ़्लो करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, और उससे क्या है हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, और जो हमारा टारगेट है 500 गीगावाट बाय 2030 उसको हम अचीव करेंगे। नेक्स्ट है संचार मित्र स्कीम। ये नेशन वाइड रोल आउट की है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने। इसमें बेसिकली संचार मित्र बनाए जाएंगे जो कि यूथ रहेगी हमारी कंट्री की, स्पेशली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स रहेंगे, उन्हें डिजिटल एम्बेसडर्स बुलाया जाएगा या फिर जिसे संचार मित्रा भी हम कहेंगे। तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने बात की कि जो टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी इस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन लोगों को ज़्यादा आगे लाया जाएगा, क्योंकि देखिए उन्हें कहीं ना कहीं ऑलरेडी नॉलेज है इन चीज़ों से रिलेटेड, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस में जाकर कर लेंगे, इन बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा। और देखिए इसमें उनके रोल्स क्या रहेंगे, उन्हें कम्युनिटी अवेयरनेस ड्राइव्स करनी है, लोगों को जाके समझाना है सेफ़ मोबाइल यूसेज पे, साइबर फ्रॉड प्रिवेंट करने हैं। वो कैसे करेंगे, लोगों को हम लोग एजुकेट करके ही कर पाएंगे ना। और ये ब्रिज बनेंगे बिटवीन सिटीजन्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। और देखिए ये और कोऑर्डिनेट करेंगे एनजीओज़ के साथ, लोकल बॉडीज़ के साथ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ। क्यों? क्योंकि उससे देखिए ये लोग बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे कर सकते हैं, एनजीओज़ के बाद बहुत ज़्यादा लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है, वो मदद कर सकते हैं कि बड़ी एक लोगों की संख्या को इकट्ठा किया जाए और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में समझाया जाए। इन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि 5G, 6G, AI, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के ऊपर जो टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हैं, डिजिटल सेफ्टी रूल्स हैं, सब के बारे में। क्योंकि देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके साथ किसी भी एक सेक्टर से रिलेटेड, कि मानिए टेलीकॉम रिलेटेड आपके साथ गलत हो जाता है, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो आपको ये पता है कि कहाँ जाके आप गूगल करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें गूगल का भी नहीं, अगर हम लोग अपनी बात ना करें, हम लोग रूरल एरियाज़ के लोगों की बात करें, तो वो लोग इतने एडवांस भी नहीं है कि वो गूगल करके देखेंगे हमें कहाँ जाना है। उन्हें लगेगा कि शायद इसका कोई रिपोर्टिंग अथॉरिटी ही नहीं है। नहीं, इसी की तो नॉलेज देनी है कि किस नंबर पे आपको कॉल करना है और कौन कहाँ आपको जाके इस बारे में बात करनी है। तो इस सब के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए जो टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे संचार मित्रा स्कीम में, उन्हें इंटर्नशिप्स भी दी जाएंगी नेशनल टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स में, और इन्हें इंडिया मोबाइल कांग्रेस और ITU पैनल्स पर भी इनवाइट किया जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई भी इस बैकग्राउंड से बच्चा है उसके लिए। नेक्स्ट है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 47th सेशन हुआ है पेरिस में। इसमें इन्होंने मराठा साम्राज्य के जितने भी मिलिट्री लैंडस्केप्स थे उनको ऑफिशियली इंडिया की 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है ये हमारी कंट्री के लिए। इंडिया जो है अब 6th नंबर पर है ग्लोबली जो साइट्स हैं, नंबर ऑफ साइट्स में, और एशिया पैसिफिक रीजन में 2nd है। तो ये जो कल्चरल प्रॉपर्टी है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, इसमें 12 फोर्ट्स हैं जिसको उन्होंने डिक्लेयर किया है। 11 इसमें से महाराष्ट्र में है और 1 तमिलनाडु में है, और इनके ओरिजिन 17th to 19th सेंचुरी इतने टाइम पीरियड में, देखिए 200 साल तक ये के टाइम पीरियड में ये बने हैं। साइट्स जो हैं ये हैं साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, और तमिलनाडु में सिर्फ जिंजी है। तो जो बच्चे महाराष्ट्र या तमिलनाडु के निवासी हैं, हो सकता है कि आपने इनमें से कोई ना कोई जगह देखी भी ज़रूर हो। तो देखिए इसको क्यों उन लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी बनाया है। ये हिल टॉप्स पे बनी हुई जगहें हैं, फॉरेस्ट हैं, प्लेट्यूज़ हैं। कोई भी ऐसी ये टेरिटरी में अपना मिलिट्री लैंडस्केप बनाते थे जो मराठा साम्राज्य के लोग थे, जो बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन्स में आता है, क्योंकि वहाँ से ये अपना डिफेंस बेटर कर पाते थे। एंड यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, इसमें क्या होता है, ये 1972 कन्वेंशन से ये गवर्न होती है।
इसमें जो भी साइट्स हैं उनको जज किया जाता है यूनिवर्सल वैल्यू में के बेसिस पे, और बहुत सारे उसमें आगे डिवीज़न है, कल्चरल, नेचुरल, मिक्स्ड कैटेगरीज, और उस पर फिर देखा जाता है कि क्या कोई प्रॉपर्टी है जो खरी उतर रही है कि हम उसे एज वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो इसमें 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है, उसमें से सिर्फ एक भी अगर कोई साइट मीट करती है तो उसे रिकॉग्निशन मिल जाती है। एंड जो लिस्टेड साइट्स हैं उससे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है, कंजर्वेशन सपोर्ट मिलता है, एक्सपर्ट मॉनिटरिंग मिलती है, और नेशनल मेंटेनेंस मिलती है अंडर यूनेस्को गाइडलाइंस। देन नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च अंडर PME ड्राइव इनिशिएटिव। तो इसे 11 जुलाई 2025 को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी जी ने अंडर PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, जिसे हम PM ड्राइव प्रोग्राम भी कहते हैं। इस स्कीम को 500 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। टोटल PME ड्राइव में 10,900 करोड़ हैं और उसमें से 500 करोड़ रुपए अब इसे दिए जाएंगे, जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम है। और इसमें एम किया जा रहा है कि 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रक्स को सब्सिडाइज किया जाएगा नेशन वाइड, जिससे देखिए ट्रक्स जो है ना वो डीजल ट्रक्स ही चलते हैं हमारी कंट्री में मोस्टली, तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। और ट्रक्स तो अगर आप हाईवेज़ पे निकलते होंगे तो देखते होंगे बहुत ज़्यादा ट्रक्स की मात्रा है। जो इंसेंटिव है इट विल बी अप टू 9.6 लाख पर ट्रक, और ये लोअर ऑफ द टू होगा, या तो इधर ₹5,000 पर kWh ऑफ बैटरी कैपेसिटी या फिर 10% ऑफ एक्स फैक्ट्री प्राइस। तो इनमें से जो भी लोअर होगा वो उतना दिया जाएगा इंसेंटिव अमाउंट। एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं कि इंसेंटिव तभी मिलेगा अगर आप ओल्ड डीजल ट्रक को स्क्रैप करते हो अंडर मॉर्थ जो हमारी मिनिस्ट्री है उसकी गाइडलाइंस में, और वारंटी रिक्वायरमेंट भी चाहिए है इसके अंडर कि बैटरी की 5 इयर्स की या फिर 5 लाख किलोमीटर की वारंटी होगी, और 5 इयर्स और 2.5 लाख किलोमीटर की होगी मोटर एंड व्हीकल की वारंटी। तभी उन्हीं ट्रक्स पर ये आपको मिलेगा जो इंसेंटिव स्कीम है। एंड रीजनली देखिए इसका फोकस किया जाएगा, हम जानते हैं कहाँ पर, दिल्ली में। तो दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविज़न लाया गया है कि 100 करोड़ तो वहीं के लिए मार्क्ड हैं 500 करोड़ में से, और 1100 ई-ट्रक्स जो हैं दिल्ली में रजिस्टर किए जाएंगे, जिससे वहाँ का एयर पोल्यूशन हम कर्ब कर सकें। सेक्टर्स रहेंगे लॉजिस्टिक्स, पोर्ट, सीमेंट, स्टील, जो भी हैवी फ्रेट ऑपरेशंस करते हैं सेक्टर्स, वो सारे इसमें फोकस में रहेंगे। इवन कि जो सेल है इंडिया का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनको भी 150 ई-ट्रक्स प्रोक्योर करेंगे वो ओवर 2 इयर्स, जिससे वो 15% अपना इलेक्ट्रिक फ्लीट का टारगेट अचीव कर लेंगे। देखिए इससे क्या होगा, डीजल ट्रक जो हैं वो 3% ऑफ व्हीकल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारी कंट्री में, लेकिन 42% ऑफ ट्रांसपोर्ट एमिशन उनका है। तो देखिए इसको, गाड़ियां तो स्क्रैप हो रही हैं, डीजल ट्रक्स पर भी तो आना था। देन क्लीन फ्रेट पुश भी है, क्योंकि इंडिया को नेट ज़ीरो जाना है बाय 2070। एंड देखिए इससे क्या होगा कि डिमांड साइड, क्योंकि जब चीज़ पे इंसेंटिव मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगी उसकी, और डिमांड बढ़ेगी तो अलॉन्ग साइड देखिए सप्लाई भी ऊपर आएगी। सप्लाई को इक्विलिब्रियम में तो आना ही पड़ता है, उससे क्या होगा, वो लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और मेक इन इंडिया को भी पुश मिलेगा, और इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी। क्योंकि देखो जो पूरा वैल्यू चेन है, जो पूरा लॉजिस्टिक्स का चेन होगा, आपके जो भी EV इलेक्ट्रिक ट्रक्स बनने हैं उसमें भी जॉब्स बनेगी। देन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाया जाएगा। लेकिन देखिए अभी भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी कंट्री का। आपने देखा है इलेक्ट्रिक कार्स शुरू हो चुकी हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी हर जगह आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है। तो उस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बैंकर्स यूनिवर्सिटी RBI ग्रेड B के बच्चों के लिए एक कंप्लीट गाइड लेकर आया है। ये PDF फॉर्म में अवेलेबल है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको सिलेबस, टाइम टेबल, सोर्सेज, टिप्स सब मिल जाएगा। एक तरह से रोड मैप है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। इस PDF को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ जाइए, अपना ईमेल डालिए और ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी।